विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम संग गठबंधन से मायावती ने इनकार कर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ यानी कि ओवैसी की पार्टी के साथ मायावती की बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करेगी और मायावती ने इन खबरों को भ्रामक बताया। एआईएमआईएम से किसी भी तरह की गठबंधन की खबरें भ्रामक है। मायावती ने कहा गठबंधन में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। यूपी उत्तराखंड में बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने ट्वीट किया, वो आपको दिखा रहे हैं ट्वीट। ये ट्वीट मायावती का कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल ये खबर प्रसारित की जा रही है कल से कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ बसपा मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है तथा बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। इसके बाद एक और ट्वीट करती है। वैसे इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाले विधानसभा का आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, अर्थात अकेले ही लड़ेगी। बीएसपी के बारे में इस किस्म की मनगढ़ंत और भ्रमित करने वाली खबरों को खास ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को बीएसपी मीडिया सेल का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो ये मायावती ने ऐलान भी किया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया है। और साथ ही आगे लिखती है मायावती कि मीडिया से भी अपील है कि बहुजन समाज पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि के संबंध में इस किस्म के भ्रमित करने वाली अन्य कोई भी गलत खबरें लिखने, दिखाने व छापने से पहले श्री मिश्र से उस संबंध में सही जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। ये मायावती का ट्वीट है और मायावती ने ट्वीट करके ये स्पष्ट कर दिया कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी, सिर्फ एआईएमआईएम से नहीं, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उधर कल यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने किया था गठबंधन का दावा। हमारे कुछ बसपा के नेताओं से बातचीत चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन बहन जी ने साफ कर दिया है कि कोई गठबंधन नहीं होगा, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और इन खबरों को बल किस प्रकार मिला? कल यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने गठबंधन का दावा कर दिया था और ये बात कही थी कि हमारी कुछ बसपा के नेताओं से बातचीत चल रही है। क्या कहा था उन्होंने, आइए आपको सुनवा देते हैं। हाँ, यकीनन जो है हमारी बीएसपी के कुछ लोगों से बात हुई है और अब देखिए आगे फैसला उनको लेना है। हाँ, यकीनन जो है हमारी बीएसपी के कुछ लोगों से बात हुई है और अब देखिए आगे फैसला उनको लेना है। हाँ, यकीनन जो है हमारी बीएसपी के कुछ लोगों से बात हुई है और अब देखिए आगे फैसला उनको लेना है। हाँ, यकीनन जो है हमारी बीएसपी के कुछ लोगों से। और इसी खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे तो बसपा के साथ बात चल रही है और बसपा कह रहे हैं कि ये खबरें भ्रामक हैं, मीडिया इस तरह की मीडिया पर एक तरीके से दोष मढ़ रहे हैं, जबकि जो आधार बना है इस खबर का वो बना है एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली का बयान कि बातचीत चल रही है। देखिए, बिल्कुल शौकत अली एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से आते हैं और कुछ समय पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी उनके आजमगढ़ के आवास पर भी गए थे। और शौकत अली जो भी बात कहते हैं कहीं ना कहीं वो पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक बयान है वही माना जाता है। और जब शौकत अली ने ये बात कही कि बीएसपी के कुछ नेताओं से संपर्क में, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों से बात जरूर हुई होगी, तभी किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान दे रहा है। लेकिन आज बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट करके बिल्कुल साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम के साथ जो खबरें चल रही हैं उनकी बातचीत की वो पूरी तरह से निराधार हैं, भ्रामक हैं। और एक और बड़ा हम कह रहे ट्वीट में जो मायावती ने ऐलान किया है वो ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। ये यूपी में भी होगा, उत्तराखंड में भी होगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके लिए शिरोमणि अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी गई है, तो एक बड़ा अलायंस वहाँ पर किया है। और ऐसे में माना जा रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिले, ऐसा गठबंधन देखने को मिले। पर आज मायावती ने ट्वीट करके एकदम स्पष्ट कर दिया है
कि उत्तर प्रदेश में किसी के साथ बीएसपी नहीं जाएगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि बीएसपी का जो एक मीडिया सेल बनाया है और उसका हम कहते हैं संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है जो पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं सतीश चंद्र मिश्रा। चलिए कम से कम अब एक मीडिया सेल तो बना जो मीडिया से बात तो करेगा, क्योंकि बसपा में देखिए कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई आपको मीडिया से बात करता नज़र नहीं आएगा। कभी भी आप किसी को फ़ोन करिए तो हर, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, हर व्यक्ति मीडिया से बोलने से बचता है, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर सुप्रीमो का आदेश लेना पड़ता है मीडिया में बोलने के लिए। अब सतीश चंद्र मिश्रा को बनाया है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया है, तो एक हम कह सकते हैं कि मीडिया के साथ शायद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। और मायावती ने साफ तौर पर यह भी लिखा है कि अगर मीडिया को कोई खबर चलानी है तो वो एससी मिश्रा से पहले पूछें, उस तथ्य को परखें और उसके बाद ही ये खबर चलाएं। पर इतना ज़रूर साफ है कि मायावती को ये लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में वो किसी के साथ गठबंधन करके लड़ेंगी तो शायद उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। लेकिन लोकसभा के जब 2019 के चुनाव हुए, आप नतीजों को देखिए। बहुजन समाज पार्टी जब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी तो क्या हुआ, 10 सांसद जीत गए इसी उत्तर प्रदेश में। 2014 में जब अकेले लड़ी तब क्या हुआ था सबको पता है। 2017 में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही, पूरे उत्तर प्रदेश में 19 विधायक ही जीत कर आए थे। अब मायावती की क्या रणनीति होगी, किस स्ट्रेटेजी के तहत वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि ये जो चुनाव होगा 2022 का बीएसपी के लिए एक तरीके से हम कहें तो बहुत डू और डाई वाला क्वेश्चन होगा। 2007 में सत्ता में थी बहुजन समाज पार्टी 2012 तक, उसके बाद 2012 से 2017 बिल्कुल गायब, 2017 से 2022 बिल्कुल गायब। और अगर 2022 में भी स्थिति नहीं सुधरेगी, पार्टी बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी, ये एक बड़ी जी हाँ बिल्कुल। और बीएसपी के सामने जो खिसकती सियासी जमीन को बचाने की चुनौती तो है ही, बल्कि आने वाले समय में बसपा का क्या राजनीतिक भविष्य होने जा रहा है बहुत हद तक यूपी के आने वाले चुनाव से भी तय होगा। बहुत शुक्रिया अनुभव, आगे भी हम आपसे चर्चा के लिए लौटेंगे। उधर राष्ट्रपति के कानपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज अपने पैतृक गांव जाने वाले हैं राष्ट्रपति। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे आज महामहिम। सीएम योगी भी आज कानपुर जाएंगे। राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। सुबह 8 बजे कानपुर जाएंगे सीएम योगी। तो आज अपने पैतृक गांव परौंख रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कानपुर देहात में कई कार्यक्रमों में वो आज हिस्सा लेने वाले हैं। और खास बात ये कि सीएम योगी भी आज उनके कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी भी आज आ रहे हैं सुबह 9:55 पर अपने पैतृक गांव कानपुर देहात के लिए, परौंख जो उनका गांव है वहां के लिए रवाना होंगे। गांव में उनकी कुल देवी पथरी देवी के मंदिर में जाएंगे और पूजा में शामिल होंगे। मिलन केंद्र जाएंगे जो कि पहले महामहिम का आवास था। इसके अलावा कई कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज परौंख जनसभा स्थल भी पहुंचेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको देते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए परौंख गांव में सावरकर सज कर तैयार। तो दरअसल ये जो परौंख गांव है वो सज संवर कर तैयार है, उसे सजाया गया है, संवारा गया है, क्योंकि राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के अभेद्य किले में पूरे गांव को तब्दील कर दिया गया है। वहीं कुछ छात्राएं जनसभा के मंच पर पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत गीत से वेलकम करेंगी। अपने राम के इंतजार में परौंख सज संवर कर तैयार हो चुका है। राष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम रामनाथ कोविंद पहली बार अपने पैतृक गांव परौंख पहुंच रहे हैं और परौंख की तैयारियों को आपको दिखा रहे हैं। पथरी देवी का मंदिर इनके परिवार का मंदिर कहा जाता है, आस्था का केंद्र कहा जाता है कोविंद परिवार के। सबसे पहले जब वो पैतृक गांव पहुंचेंगे तो वो इसी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे, अपने परिजनों के साथ यहाँ पर पूजा करेंगे विधि विधान के साथ। और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इसके ठीक बगल में आप देख रहे हैं पथरी देवी मंदिर के ठीक बगल में प्राथमिक विद्यालय परौंख है, यहाँ पर एक कार्यक्रम करेंगे। और इसके ठीक बाद जो पास में ही मस्जिद है वहाँ जाने का भी कार्यक्रम है। 12:30 बजे तक राष्ट्रपति परौंख में रहेंगे, अपने पैतृक गांव में रहेंगे। और इस बीच एक सभा को भी वो संबोधित करेंगे। अपने लाल को सुनने के लिए स्थानीय लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। घरों में
गोबर और गेरू से लिपाई हुई है। बिल्कुल दिवाली जैसा उत्सव लग रहा है। तमाम अधिकारी सुरक्षा के प्रबंध लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा के प्रबंध अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सिविल पुलिस, पीएसी, आरआरएफ, आरएएफ, एनएसजी कमांडोज सभी सुरक्षा के प्रबंधों को देख रहे हैं। और आज परोख जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे तो अपने अपनों के बीच पहुंचेंगे और इन लोगों को उनका बेसब्री से इंतजार भी है। कानपुर देहात से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परोख में होंगे तो उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं और एक स्वागत गीत भी तैयार किया है इन बच्चों के द्वारा। और स्वागत गीत क्या है इन्हीं लोगों से जानेंगे। किस तरीके से स्वागत आप करने जा रहे हैं? माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के लिए सारा गांव पूरे जोश के साथ, पूरे दिल से उनके स्वागत के लिए तत्पर है। और माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के लिए हम लोगों ने एक स्वागत गीत तैयार किया है जिसके बोल हैं, आपके आगमन से हुए धन हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि 2 लाइन जो है वो स्वागत गीत के आपको सुनाएं। स्वागत गीत को किस तरीके से आप लोगों ने तैयार किया, जरा उसे गा करके बताएं। आपके आगमन से हुए धन्य हम, आपके आगमन से हुए धन्य हम, स्वागतम 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 स्वागतम। आपके आगमन से हुए धन्य हम, स्वागतम 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 स्वागतम। ये गीत प्रस्तुत किया जाएगा जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर होंगे। किस तरीके से, कितने दिनों में आप लोगों ने गीत को तैयार किया है और कहाँ पर परफॉर्म करेंगे? ये आज राष्ट्रपति जी का जहाँ पे ये मंच बना हुआ है वहाँ पे हम लोग ये स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। और इस स्वागत गीत को तैयार करने में तकरीबन 15 दिन हम लोगों ने लगाए हैं और दिन में कई मरतबा इसकी प्रैक्टिस करी गई है। और जो अभी आप लोगों ने सुना है तो इसी तरह जो है हम इस स्वागत गीत को प्रस्तुत करेंगे। स्वागत की भव्य तैयारियां कर ली गई हैं और ये छात्राएं जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंच की तरफ बढ़ेंगे तब इस तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा उनका। पूरा गांव आज पूरी तरीके से सजा है, सवरा है और अपने राष्ट्रपति अपने बेटे को, इस गाँव के बेटे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कानपुर देहात से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो मुकम्मल तैयारियां हैं, स्वागत गीत तैयार किया गया है। राष्ट्रपति पहुंचेंगे, स्वागत गीत गाया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। हमारे संवाददाता रतीश की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। रतीश, सबसे पहले तो आप अपडेट दीजिए दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है। 8 बजे का वक्त था, तो चूंकि 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो क्या मुख्यमंत्री पहुंचे? दूसरा, राष्ट्रपति इस वक्त क्या कर रहे हैं, कब तक परोख गांव पहुंचना है, क्या क्या रहेंगे कार्यक्रम, सिलसिलेवार अब आप बताएं। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद आज पहली बार अपने पैतृक गांव परोख पहुंच रहे हैं और उनके आने के संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। 5 हेलीपैड यहां पर बनाए गए थे, लेकिन 3 चॉपर यहां पर अब तक पहुंच चुके हैं, यानी राष्ट्रपति आपसे कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। उनके आने के संकेत मिल चुके हैं। जो प्रस्तावित कार्यक्रम था वो 9:05 पर राष्ट्रपति का यहां पर पहुंच जाने का था, लेकिन थोड़ी सी देरी हुई है प्रोटोकॉल के जो मुताबिक है। आपको पथरी देवी के मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। पथरी देवी का मंदिर ये वही मंदिर है जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति जब गांव पहुंचेंगे तो यहां पर आएंगे। आस्था का केंद्र है कोविंद परिवार का और सब इनके पिता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पिता इस मंदिर की देखरेख करते थे और यहां पर करीब आधे घंटे का पूजन कार्यक्रम रहेगा। विधि विधान से अपने परिजनों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पथरी देवी मंदिर की पूजा करेंगे और उसके बाद ठीक बगल में आपको दिखाना चाहेंगे यह प्राथमिक विद्यालय है परोख का, जहां पर 10 मिनट का कार्यक्रम उनका रहेगा और यहां पर 10 मिनट के कार्यक्रम के बाद फिर 10 मिनट का कुछ आरक्षित कार्यक्रम उनका रहेगा। और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे एक गली है जो रास्ता उनके घर की तरफ जाता है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उनका घर है, पैतृक घर है, जिसे अब मिलन केंद्र का स्वरूप दे दिया गया है। और ये मिलन केंद्र वो मिलन केंद्र है जो क्षेत्रीय लोगों के अब काम आ रहा है। उनके जो छोटे मोटे उनके जो घर के फंक्शंस होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनको वहाँ पर आयोजित किया जाता है और वो वहाँ पर बैठ करके चर्चा भी करते हैं। तो इस तरीके से पूरा सजाया गया है। अगर मंदिर और विद्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर
3 क्विंटल से ज़्यादा के फूलों को, 6 तरीके के फूलों को लाया गया है और पुष्पों से सजाया गया है। पूरा परौख गांव अपने बेटे के इस्तकबाल में, अपने स्वागत में लगा हुआ है और सभी क्षेत्रीय उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद पहली बार यहां पर पहुंच रहे हैं। और इस्तकबाल के लिए हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया है कि सुरक्षा के इंतज़ाम अगर आपको कहें तो अवैध किले में बदल दिया गया है। पूरे गाँव को सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। RRF है, RAF है, जो कमांडोज हैं उनको तैनात किया गया है। सिविल पुलिस है, PSC है, सभी तरीके की आप दिखा रहे हैं कि किस तरह किले में तब्दील कर दिया गया है पूरे गांव को। राष्ट्रपति यहाँ पर आने वाले हैं और सबसे पहले वो अपनी कुलदेवी के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। उसकी भी झलक आपने हमारे दर्शकों को दिखाई। रतीश, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए आते रहेंगे। उधर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का अपडेट आपको दे देते हैं। 18 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर फैसला तय हो गया है। 17 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय है। इसके अलावा इटावा में सपा के अंशुल यादव की भी जीत तय मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी की 6 सीटें, पूर्वांचल की 6 सीटें और अवध की 5 सीटों पर तस्वीर साफ हो चली है। 75 जिलों में से 18 जिलों की तस्वीरें साफ है। 17 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय है और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। इटावा से सपा प्रत्याशी अंशुल यादव की जीत तय मानी जा रही है। तो यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष की 18 सीटों पर चुनाव से पहले ही तस्वीर साफ हो गई है। 17 सीटों पर बीजेपी की जीत और 1 पर समाजवादी पार्टी की जीत तय हो गई है। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, नीतीश वाराणसी से जुड़ गए हैं, तो बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। अनुभव, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है, जिलाध्यक्षों को हटाया गया है। सवाल यह है कि एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ तो विरोधाभास नजर आ रही है, यानी कि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं अंदर से ही गड़बड़ की गई पार्टी की तरफ से और यह शुक्रवार 17 सीटें बीजेपी ले गई है निर्विरोध। देखिए बिल्कुल राजीव, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है और यही सवाल बार बार हम पूछ भी रहे हैं कि भाई जब आप कह रहे हो कि ये शासन सत्ता का दुरुपयोग है, शासन प्रशासन ने दबाव बनाया, हमारे जो कैंडिडेट थे उनको पर्चा नहीं भरने दिया गया, उनको रोका गया, तो फिर 11 जिला अध्यक्षों को क्यों हटा दिया? और जैसे ही आप ये सोचिए कि कल ही समाजवादी पार्टी का 2 सदस्यों का एक डेलीगेशन मिला था राज्य निर्वाचन आयोग में, जाकर उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की, अपना ज्ञापन दिया, अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसके थोड़ी देर बाद 11 लोगों को हटा दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी इस बात की जानकारी थी कि शायद इन जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं या फिर प्रशासन के प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं। यही वजह है ना कि वहाँ पर उनके जो कैंडिडेट हैं वो पर्चा नहीं भर पाए। अब इसमें आप देखिए अभी 3 तारीख को इलेक्शन होने हैं और उनमें जब नामांकन था कल, तभी जो है 18 जिलों की तस्वीर साफ हो गई। 17 जगह पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। इटावा में अंशुल यादव जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। 29 तारीख को उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बच्चे अब 57 जिले, 57 जिलों में 41 जिलों की हालत ये है कि वहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं, यानी सपा है भाजपा है। 41 जिलों में ये स्थिति है। बाकी 16 जिलों में अलग अलग और भी लोग हैं, कहीं पर 3 उम्मीदवार हैं, कहीं पर 4 उम्मीदवार हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं बिल्कुल अनुभव, लेकिन ज्यादातर जिले ऐसे हैं वहां पर जो मुकाबला है सपा वर्सेस बीजेपी का है सीधे तौर पर। रुक करेंगे नीतीश पांडे का, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से क्या तस्वीर निकल करके सामने आई है नीतीश? यहाँ कहा जा रहा है कि एन मौके पर बीजेपी का जो पंचायत अध्यक्ष है वो होना तय माना जा रहा है, यानी 18 जिलों के बाद अब वाराणसी क्या 19वां जिला है जहां पर भी तस्वीर स्पष्ट हो चली है? जी, बनारस की तस्वीर अब पूरी तरह से स्पष्ट है। पूनम मौर्य का जिला पंचायत अध्यक्ष होना अब तय है, क्योंकि नामांकन पत्र में सिर्फ 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करना चाहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी का पर्चा खारिज हो गया है और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की विजय तय है। आज साहब अगर पिछले दिनों की बात बता दें तो पिछले दिनों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपना दम भर रही थी और इसके साथ ही बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही थी कि आपके जो भी प्रत्याशी के जो भी साथ में हैं उनमें भी हमने सेंधमारी करने का काम किया है, लेकिन अचानक जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन पत्र खारिज हो जाना और अब उसके बाद
बीजेपी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उनकी जीत एक तरफा जीत हम इसको कह सकते हैं। एक तरफा जीत अब उनकी तय है। अगर बात करें बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो इस फैसले से जो है बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है। आज का दिन भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके आक्रोश का दिन हो सकता है। हालांकि अभी इस संबंध में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे या क्या करेंगे, अब स्ट्रैटेजी क्या होगी विपक्ष की, समाजवादी पार्टी की, ये तय नहीं है, वो तय किया जाएगा। नीतीश आप, बलराम आप, अनुभव आप हमारे साथ बने रही हैं क्योंकि आगे हम आपके पास लौटेंगे। तो वाराणसी में भी तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और तस्वीर यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है क्योंकि पर्चा खारिज हो गया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का। चलिए, इस वक्त की अहम खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया है वो चालू है। नॉमिनेशन हो चुके हैं, 18 जिलों में तस्वीर भी साफ हो चुकी है। 17 पर भाजपा के कैंडिडेट्स जीतने जा रहे हैं और 1 पर समाजवादी पार्टी। रुख करेंगे बलराम पांडे का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, आप बताइएगा किस तरह का सियासी समीकरण फिलहाल आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए आस्था, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का जो रास्ता है वो पहले ही साफ हो गया था। यहाँ पर 5 जिला पंचायत सदस्य की सीटें थीं जिस पर 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस जीत हासिल होने के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि इस बार गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाना तय है, क्योंकि 5 सीटों में 3 सीटों पर अगर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी तो उसे सिर्फ 3 मत चाहिए थे जीत के लिए और वो उसके पास पर्याप्त बहुमत था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध नगर में तो फिलहाल बीजेपी का जो रास्ता था वो जनता ने ही साफ कर दिया था। उसके बाद अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे वो मुरादाबाद हो या गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो, आगरा हो, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के सामने किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी ने पर्चा ही दाखिल नहीं किया। अगर हम बात करें अमरोहा की, मेरठ की, तो वहां पर जो विपक्ष के प्रत्याशी थे उनके पर्चे रद्द हो गए। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल आप बता रहे कि सामने प्रतिद्वंदी ही नहीं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती और ज्यादा मुश्किलें भी अब नहीं। बलराम आपका, नीतीश आपका, अनुभव आपका, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 18 सीटों पर पिक्चर है क्लियर, 17 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी।